Hi, I'm Abhijit Das, an architect by profession and an artist by passion. Each day for me begins with a dream and a desire. A dream to enhance the lives of new people through my creations, and a desire to transform their creations into pieces of art. This valley, the Barak Valley, is my canvas. Every region, street, and place here tells a unique story in itself. As an architect, I have the privilege of turning those stories into tangible art forms. My life is dedicated to turning dreams into reality and crafting spaces where people can truly feel alive. They say that an architect is the heart and soul of a home. नमस्कार, मैं कोयल आप सबकी दोस्त एंड होस्ट। आज इस वीडियो पर हम बात और मुलाकात करने वाले हैं उन आर्किटेक्ट की जिन्होंने द मोस्ट ब्यूटीफुल मस्जिद ऑफ असम दैट इज मस्जिद बिलाल अलोंगसाइड मैनी वेल डिजाइंड प्रीमियम रेजिडेंशियल एज वेल एज कमर्शियल प्रोजेक्ट्स पर काम किया है, ना कि सिर्फ बराक वैली में बट ऑल्सो आउटसाइड बराक वैली। लेडीज एंड जेंटलमैन, ही इज नन अदर देन मिस्टर अभिजीत दास, द मैन बिहाइंड एबीज आर्किटेक्ट्स। Here we are, Mr. Abhijit Das. So hello and welcome to Explore Valley. So आपको Explore Valley के सेकंड सेशन में आके कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो दर्शकों के साथ वापस से हम लोग बातचीत करेंगे आज, और आज का जो सेशन है इसमें थोड़ा सा हम लोग डीप जाएंगे आर्किटेक्चर और बिल्डिंग डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन के अलग अलग एस्पेक्ट्स के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। जैसे कि आप खुद बराक वैली से बिलोंग करते हैं, सो मैं ये पूछना चाहती हूँ आपसे कि बराक वैली में बहुत सारे ऐसे बिल्डिंग्स बन रहे हैं, ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो शुरुआत में तो लगता तो है, जब हम लोग वो पोर्ट्रेट देखते हैं तो लगता है कि बहुत सुंदर बनेगा ऐसा, लेकिन जब वो बनता है वो बिल्कुल अनप्लान्ड रहता है और एकदम देखने में सुंदर भी नहीं लगता है। तो ऐसा क्यों है? तो इसके रिगार्डिंग थोड़ा सा अलग से एंगल से हम लोग सोचेंगे कि देखिए, हम लोग कंप्लेन करते हैं कुछ फैक्टर्स के बारे में जो अभी फ्लड होके गया है रिसेंटली सिलचर में। तो हम लोग बात कर रहे हैं रोड्स के बारे में, ड्रेनेज सिस्टम के बारे में, इलेक्ट्रिफिकेशन जो कि तार चारों तरफ बिखरे पड़े हैं उनके बारे में। एंड एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर जो है उसको हम लोग मिस आउट कर रहे हैं, जो कि आसपास के जो बिल्डिंग्स है। देखिए, बाहर में कहीं भी आप जब प्लान्ड सिटी में जाएंगे, चंडीगढ़ चाहिए या बैंगलोर में चाहिए, वहां पे क्या होता है, द रोड्स आर ऑल्सो वेरी नाइसली डन, ड्रेनेज सिस्टम इज नाइसली डन। और उसके साथ क्या है, आसपास का जो बिल्डिंग्स है वो भी बहुत खूबसूरत तरीके से प्लान किया हुआ है, और ओवरऑल जो नजारा है वो बहुत अच्छा लगता है एंड यू फील गुड। फ्यूचर में आप अगर रोड्स के प्रॉब्लम को ठीक भी कर दोगे, ड्रेनेज को भी ठीक कर दोगे, तो आसपास का बिल्डिंग जब ऐसे अनप्लान्ड मैनर में बना हुआ रहेगा तो वो ओवरऑल जो लुक है वो अच्छा नहीं लगेगा। तो दैट विल नॉट अल्टीमेटली गिव द एस्थेटिक अपील। तो आपको अगर सब कुछ अच्छा चाहिए, अच्छा दिखना है, ओवरऑल सिटी का जो लुक है वो अगर आपको अच्छा चाहिए, तो फिर आपको ये बहुत ही जरूरी है कि प्रॉपर तरीके से प्लान बिल्डिंग्स बनाना शुरू करना होगा। तो उसके लिए क्या है, दैट इज वेयर आर्किटेक्ट्स कम इनटू द पिक्चर। तो जनरली क्या होता है कि कोई भी हमारे यहाँ पे जब काम करते हैं, काम शुरू करते हैं, तो उनको खुद को मालूम नहीं होता कि कुछ प्रोसेस है जो कि फॉलो करने से बिल्डिंग काफी अच्छा हो सकता है। तो दे शुड गो फॉर ए प्रोफेशनल पर्सन। जनरली क्या करते हैं, वो किसी कॉन्ट्रैक्टर या मिस्त्री या किसी इनएक्सपीरियंस्ड इंजीनियर को हायर करते हैं। तो वो इंजीनियर क्या करते हैं, उनको प्रॉपर तरीके से गाइड कर नहीं पाता, बिकॉज उसके पास खुद का भी एक्सपीरियंस है नहीं। तो उसी चीज को हम लोग सोल्यूशन के हिसाब से ला रहे हैं, मतलब वी आर ब्रिंगिंग दैट सोल्यूशन हियर। कोई भी जब हमारे पास प्रोजेक्ट आता है, सबसे पहले हम लोग फोकस करते हैं क्लाइंट के नीड्स को, उनके घर में कितने मेंबर्स है, कितने लोग हैं, उसके हिसाब से हम लोग डिसाइड करते हैं कितना एरिया उनके लिए सफिशिएंट रहेगा। अगर उनके लिए सपोज 1500 स्क्वायर फीट का एरिया सफिशिएंट रहेगा, उनको जरूरत नहीं कि 3000 स्क्वायर फीट का प्लानिंग करें, 1500 में उनका नीड सेटिस्फाई हो जाएगा। एंड अकॉर्डिंगली फिर हम लोग उनके बजट को भी हम लोग वर्कआउट करते हैं कि इतने बड़े घर को बनाने के लिए कितना बजट चाहिए होगा। उसी के ऊपर फोकस करके फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अल्टीमेटली क्या होता है, प्लान तरीके से बढ़ने के कारण उनके बजट पे भी घर बन जाता है, उनका बहुत ही सुंदर सा घर बनता मतलब मिलता है, जिसको हम लोग प्रॉपर तरीके से प्लान करते हैं। और उनपे
जो हम लोग प्रोडक्ट्स भी यूज करते हैं वो प्रीमियम क्वालिटी का आ जाता है, और जो आउटकम भी वैसे ही देता है। आउटकम भी वैसा ही देता है। दैट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ प्रॉपर प्लानिंग एंड गोइंग टू ए प्रॉपर प्रोफेशनल पर्सन। So we are those professional personnel. Right. We're at your service. This particular need. Right. When I started my venture, my vision was to turn the dreams of the people of this valley into real buildings. Hence, I collaborate closely with my clients, ensuring that every detail is just right. The Abyss Architects and ABIS Construction are not just two companies. They represent hope for those who come to us with their dreams. It's not about the buildings we create, but about the people who inhabit them. So इसी कॉन्टेक्स्ट में मैं दूसरा सवाल पूछना चाहती हूँ आपसे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन आर्किटेक्ट एंड ए स्ट्रक्चरल इंजीनियर। मतलब वो भी ऐसे लोग क्लेम करते हैं कि स्ट्रक्चरल इंजीनियर भी घर बनाते हैं, आर्किटेक्ट भी घर बनाते हैं, लेकिन वो चीज का डिफरेंस क्या है? करेक्ट, वेरी नाइस क्वेश्चन। तो इसके रिगार्डिंग क्या है कि नॉट ओनली स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स, कई सारे इंटीरियर डिजाइनर्स 3 महीने 4 महीने का कोर्स करके, 6 महीने का कोर्स करके दे आल्सो क्लेम दे आर आर्किटेक्ट्स। कुछ सिविल इंजीनियर्स डिप्लोमा पास करके भी अपने आप को कहते हैं कि दे आर आर्किटेक्ट्स, राइट, व्हिच इज कंप्लीटली रॉन्ग। आर्किटेक्ट्स का क्या होता है कि 5 इयर्स का कोर्स होता है एंड दे गेट ए वैलिड लाइसेंस फ्रॉम द काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर। तो दैट गिव्स देम द लाइसेंस टू प्रैक्टिस आर्किटेक्चर। दूसरों के पास जो सिविल इंजीनियर रहते हैं डिप्लोमा करके या फिर कोई इंटीरियर डिजाइनर, उनके पास कोई लाइसेंस नहीं है इसको प्रैक्टिस करने के लिए। कल के डेट में अगर गलत तरीके से बिल्डिंग बना और फिर वो गिरा तो अगर ये डिजाइन बाय सम इंजीनियर, सम इनएक्सपीरियंस्ड इंटीरियर डिजाइनर या फिर सिविल इंजीनियर के द्वारा डिजाइन किया हुआ होता है तो क्लाइंट के ऊपर पूरा जिम्मेदारी आ जाता है। blame will come on the client. Right. But if this is done by an architect, blame will come on the architect. तो इसीलिए कोई आर्किटेक्ट गलत तरीके से डिजाइन करेगा ही नहीं। Right. इनएक्सपीरियंस्ड इंटीरियर डिजाइनर या सिविल इंजीनियर क्या करेगा, क्लाइंट के साथ हाँ में हाँ मिलाएगा, Right. उसके चलते आपका जो बिल्डिंग का डिजाइन है वो खराब हो जाता है। एक आर्किटेक्ट क्या करता है, कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स वास्तु के हिसाब से घर को डिजाइन करना चाहिए, रिलीजियस नॉर्म्स होता है उनके हिसाब से डिजाइन होना चाहिए, उन चीजों को ध्यान में रख करके डिजाइन करता है घर को, स्पेस को प्रॉपर तरीके से प्लान करता है, जो कि एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर तुम कह रही है। स्ट्रक्चरल इंजीनियर का काम वो है नहीं। स्ट्रक्चरल इंजीनियर विल डिजाइन द स्ट्रक्चरल आई मीन Structure of the building or स्ट्रक्चर ऑफ द बिल्डिंग बेसिकली, Right. जहाँ पे कॉलम्स बीम्स कितने साइज का होना है, स्लैब का थिकनेस कैसे क्या होना है, कहाँ पे प्रोजेक्शन आना है, वो स्ट्रक्चरल इंजीनियर डिजाइन करते हैं। हमारे बिल्डिंग्स में भी जितने भी हम लोग डिजाइन करते हैं बिल्डिंग्स, उसमें स्ट्रक्चरल इंजीनियर इन्वॉल्व रहते हैं जो कि स्ट्रक्चर को डिजाइन करते हैं। वी एज एन आर्किटेक्ट वी डिजाइन द ओवरऑल एस्थेटिक पार्ट ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, तो हमारे फर्म में स्ट्रक्चरल इंजीनियर भी है, आर्किटेक्ट्स भी है। So, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि एज एन आर्किटेक्ट आपका मेन की पॉइंट्स क्या है? मतलब किसी प्रोजेक्ट या कोई भी बिल्डिंग स्टार्ट करते वक्त आप जब वो शुरू करते हैं जीरो से, तो आप वो की पॉइंट्स कौन से हैं जिनमें आप मेनली फोकस करते हैं टू कंस्ट्रक्ट ए बिल्डिंग और प्रोजेक्ट? जी, तो क्या है, सबसे पहले यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेके चलना चाहूंगा कि जब हम लोगों ने यहाँ पे काम शुरू किया था, तो हम लोगों ने एज एबीस आर्किटेक्ट्स जब काम शुरू किया था तब हम लोग डिजाइन करके देते थे बिल्डिंग्स का, बट उन डिजाइन के जो मतलब ड्राइंग्स थे उनको हमारे लोकल कारपेंटर्स रीड नहीं कर पाते थे, तो उसके चलते क्या होता था, क्वालिटी इश्यूज आ जाते थे। राइट। बिल्डिंग का जिस तरीके से हम लोगों ने डिजाइन दिया, मिस्त्री अपने हिसाब से वो करने लगता था, बीम्स कॉलम्स का थिकनेस करेक्टली मेंटेन नहीं रखता था, एंड एट द सेम टाइम जो बिल्डिंग का जो कई बार क्या होता था, अलग अलग तरीके से वो लोग बैल्कनीज को सामने पीछे साइड्स में बढ़ा देते थे, तो बिल्डिंग का स्ट्रेंथ भी कमजोर हो जाता था, लुक्स भी खराब हो जाता था, एंड इट वाज नॉट वर्किंग आउट दैट वे। तो फिर आप लोग के जैसे ही मतलब क्लाइंट्स कुछ आए, हम लोग के अप्रोच किए कि हम लोग कंस्ट्रक्शन को शुरू करते हैं, पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन करके देंगे तब जाके क्वालिटी मेंटेन हो पाएगा। पहले हम लोग सोच रहे थे कि कंस्ट्रक्शन करेंगे नहीं करेंगे, and then what we did, we as Abyss Architects came up with a venture
named as ABS construction. what we do is we focus on these important aspects. Okay. जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि जब भी हम लोग कोई बिल्डिंग का डिजाइन करते हैं, we ensure that एकदम उसका पिन टू पिन मैचिंग हो जब एग्जीक्यूट हो रहा हो बिल्डिंग, और उसका जो पुराना जो एक्चुअल जो हम लोग का डिजाइन है उसके साथ एकदम पिन टू पिन मैचिंग। तो दैट इज आवर फोकस। कई बार क्या होता है हमारे यहाँ पे स्लैब का थिकनेस 4 इंची का ढलाई कर देते हैं, तो हम लोग 4 इंच का नहीं, स्टैंडर्ड 6 इंचेस का स्लैब थिकनेस रखते हैं। एंड कॉलम का डिजाइन स्ट्रक्चरली इस तरीके से डिजाइन करते हैं हम लोग कि नीचे में जितना तक कॉलम का थिकनेस रिक्वायर्ड है उतना ही रखते हैं। जैसे एज वी गो टू अपर फ्लोर्स कॉलम का थिकनेस कम होते जाता है। Okay. तो इन दैट केस इट सेव्स योर कॉस्ट आल्सो। Okay. एंड वेयर इज हमारे नॉर्मली सिलचर में जो कंस्ट्रक्शन मैक्सिमम हो रहे होते वो प्रॉपर्ली स्ट्रक्चरली डिजाइन होते नहीं, बिल्डिंग भी अनस्टेबल होते, और देखेंगे आपकी नीचे में कॉलम का जितना साइज है टॉप फ्लोर में सेम साइज है, Right. बहुत सारा कंक्रीट एक्स्ट्रा लग जाता है। आपने वो कम खर्चा जो है आर्किटेक्ट का फीस या स्ट्रक्चरल डिजाइनर का फीस वो तो आपने सेव कर लिया, बट वो सारे पैसे आपके उन कंक्रीट में घुस गए जो कि आपने एक्स्ट्रा करते हो अपर फ्लोर्स में। Right. So those things we take care and that's how we cut down the cost. ओके, सो ये उन्होंने बहुत अच्छी चीज बोली है, क्योंकि जनरली हमें तो ये पता ही नहीं होता है एज ए क्लाइंट, बिकॉज वी डू नॉट कंस्ट्रक्ट एनी बिल्डिंग, हमें जो बोला जाता है वैसे ही करते हैं। सो आई थिंक दीज आर द थिंग्स वन शुड फोकस ऑल्सो अलोंग साइड द आर्किटेक्ट, बिकॉज ये चीज हम लोग अगर की पॉइंट्स पे ध्यान नहीं देंगे तो वो प्लान तरीके से नहीं बनेगा, जैसे कि इन्होंने कहा है। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि व्हाट आर द न्यू थिंग्स और न्यू स्टाइल और आइडिया यू आर ट्राइंग टू ब्रिंग टू आवर बराकवेली? Yes, तो इसके रिगार्डिंग मैं कहना चाहूंगा आर्किटेक्चर में अलग अलग स्टाइल्स ऑफ आर्किटेक्चर रहता है। यू कैन टॉक अबाउट क्लासिकल आर्किटेक्चरल स्टाइल, Right. जो कि रोमन या फिर ग्रीक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर होते हैं। इसके अलावा आपका जैसे कि फिर रिलीजियस साइड में अगर आप जाएंगे तो इस्लामिक स्टाइल्स, अलग अलग स्टाइल्स ऑफ आर्किटेक्चर एग्जिस्ट करते हैं, एंड एट द सेम टाइम हिंदू टेम्पल्स में अलग अलग स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर एग्जिस्ट करते हैं। रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स में क्लासिकल स्टाइल भी होता है, फिर मॉडर्न स्टाइल भी आता है। तो वी फोकस ऑन वेरियस स्टाइल्स। सो व्हेन वी टॉक अबाउट स्टाइल, पर्टिकुलरली हम लोगों ने अभी रिसेंटली एक पब्लिक स्पेस किया है व्हिच इज नेम्ड एज मस्जिद ए बिलाल। तो दैट यू हैव ऑलरेडी आई थिंक इंट्रोड्यूस्ड आवर ऑडियंसेस टू। तो मस्जिद ए बिलाल जो प्रोजेक्ट है उस पे हम लोगों ने फोकस किया है ए वेरी यूनिक काइंड ऑफ एन आर्किटेक्चरल स्टाइल, दैट इज फातिमीद स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। तो दिस स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर it's an Islamic style of architecture. It originated in the Egyptian and Mesopotamian region. So Mesopotamia, it's a very old terminology for cities like Syria, Egypt and that particular zone. तो वो जो concept है उसको study करके we try to implement this kind of architectural style in our mosque, and फिर हम लोगों ने मस्जिद बिलाल को उसी स्टाइल के डिजाइन किया हुआ। तो दैट इज वन ऑफ द प्रोजेक्ट्स, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कई सारे रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स है। एक हम लोगों ने अभी उसमें काम चल रहा है फिलहाल, तो जब से क्लासिकल स्टाइल डिजाइन ग्रैंड विला प्रोजेक्ट, सो इट इज ऑल्सो कमिंग अप इन सिलचर, एंड मॉडर्न स्टाइल्स में हमारे तो कई सारे बिल्डिंग्स बने हुए हैं ऑलरेडी, सो दैट ऑल्सो विल वॉक यू अराउंड, एंड so that's what we are focusing on various styles of architecture, and we are जब भी हम लोग काम को एग्जीक्यूट करते हैं तो उस पर्टिकुलर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में ध्यान रहता है हम लोग का कि उससे हम लोग शिफ्ट ना करें। कई बार क्या होता है कि रैंडमली अगर आप अनप्लान मैनर में चलते हैं तो आप शुरू करते हैं एक स्टाइल से, चला जाता है किसी दूसरे स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में। वी डोंट डू दैट, वी फोकस पर्टिकुलरली ऑन व्हाटएवर स्टाइल वी आर डिसाइडिंग टू डू। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपसे कि व्हाट शुड वन डू व्हाइल बिल्डिंग अ प्रॉपर्टी? सो व्हाइल बिल्डिंग ए प्रॉपर्टी, सबसे पहले तो यू शुड प्लान योर बजट एंड यू शुड गो टू ए प्रोफेशनल आर्किटेक्ट एंड you should hire somebody who is professional in that field. So professional field, when you talk about the architects only
comes into the picture. So you should go to a professional architect and discuss with him about your requirements. आपके जो requirements है उनके बारे में बातचीत कीजिए, बजट के बारे में बातचीत कीजिए. Once that is sorted, architect will take care of the rest of the things. तो हमारे केस में whenever client comes to us, हम लोग उनके रिक्वायरमेंट को समझते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, और फिर बजट के अराउंड हम काम करते हैं. बाकी क्लाइंट का जितना भी हेडेक रहता है दैट वी टेक केयर. सो मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे ये है कि अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज अ होम? आई मीन व्हाट मेक्स अ होम? So it is said that a house is made of bricks and beams and a home is made of hopes and dreams. राइट. एक आदमी जब घर बनाने का सोचता है, which we particularly call as home, तो what happens is वो अपनी जिंदगी का सारा पूंजी लगा देते हैं उस घर में. राइट. कोई भी आदमी जब कुछ मतलब कि घर बनाता है तो वो उसके लाइफ का सबसे महंगा परचेज रहता है, समझ गया. तो छोटी मोटी चीजें जैसे कोई कार या फिर कोई फ्रिज या वॉशिंग मशीन भी हो गया, उसको खरीदने से पहले आदमी 2-3 वेबसाइट्स पे जाते हैं, राइट. 50-60 प्रोडक्ट्स को चेक करते हैं, प्राइसेस कंपेयर करते हैं, 10 लोगों से रिव्यू लेते हैं, फिर रिव्यूज को देखते भी ऑनलाइन, फिर जाके वो खरीदते हैं. राइट. वो गारंटी वारंटी 30 चीजों को देखते हैं. बट जब घर बनाने का टाइम आता है, बाहर में तो ऐसा होता नहीं है, बाहर में दे गो फॉर प्रोफेशनल सर्विस ओनली. बट हमारे यहाँ पे जो आपने भी पॉइंट आउट किया शुरुआत में कि घर बनाने के टाइम में क्या होता है कि वो इन चीजों को ध्यान ही नहीं देते. जिंदगी की सबसे महंगी चीज खरीदने जा रहे हैं आप, और आप इन चीजों को ध्यान नहीं दे रहे कि आपका क्वालिटी जो है वो सही रहना चाहिए, कोई बढ़िया क्वालिटी का आपका डोर्स एंड विंडोज लगना चाहिए. उन चीजों पे आपका फोकस नहीं है. तो अल्टीमेटली होता क्या है, सबसे जो महंगा चीज है आपका घर, वो उसी में कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, वेस्ट हो जाता है. मतलब वो अल्टीमेटली आपको फिर जो गवर्नमेंट जैसे सिलचर के घर दिख रहे हैं वैसा ही कुछ देखने को वापस से रिनोवेट करना पड़ता है. कई बार तो कई क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं रिनोवेशन प्रोजेक्ट्स के लिए, तो जितना तक हो सकता है हम लोग हेल्प करते हैं. बट एक बार जब मतलब खिचड़ी पक जाता है, राइट, तो वापस से उसको टेस्ट, अगर उसका टेस्ट शुरुआत में अच्छा नहीं आता तो उसको टेस्टी बनाना काफी डिफिकल्ट हो जाता है. राइट. तो उसमें खर्चा भी ज्यादा पड़ जाता है. मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे ये है कि जैसे कि आपने बाहर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं, बराक वैली में भी किए हैं, सो हाउ डू यू फाइंड इट डिफरेंट वर्किंग आउटसाइड बराक वैली एंड इन बराक वैली? जैसे कि माइंडसेट हो या कुछ भी हो, जैसे कि बाहर आपने बहुत काम किया है, यहाँ पे भी, सो वो एक डिफरेंस क्या है जो आपने यहाँ पे काम करके फेस किया है कंपेयर टू आउटसाइड बराक वैली? तो बाहर में दर्शकों को बताना चाहूंगा कि क्या होता है जब भी कोई क्लाइंट आर्किटेक्ट को काम देते हैं, सो दे ट्रस्ट दैट पर्सन फुल्ली. आर्किटेक्ट जो भी डिजाइन देता है उसी को फॉलो करके काम होता है साइड पे. एंड कोई भी अगर क्लाइंट का अलग से रिक्वायरमेंट हो, कुछ बैल्कनी कुछ एक्सटेंड करना हो किसी बेडरूम के साथ, या अलग सा कोई रूम बनाना हो, दे विल कम टू द आर्किटेक्ट. आर्किटेक्ट विल डिसाइड कि वास्तु के हिसाब से, प्लानिंग के हिसाब से वो बैठ रहा है. आफ्टर कंसल्टेशन, म्यूचुअल कंसल्टेशन, एंड देन दे विल टुगेदर, फिर वो एक ही पेज पे आएंगे. एंड देन अगर चेंज करना होगा चेंज करके फिर वो आगे बढ़ेंगे. हमारे यहाँ पे क्या होता है कि कई बार आर्किटेक्ट के पास तो आ गया क्लाइंट, डिजाइन भी हम लोगों से लेकर के फिर वो अपना कुछ मिस्त्री को पकड़ के अपने हिसाब से फिर वो चेंज करने लगते हैं. तो हम लोगों ने जो डिजाइन दिया था, जो फिलोसफी दिया था, जो उनके रिलीजियस नॉर्म्स के हिसाब से या फिर वास्तु के हिसाब से प्लानिंग दिया था, वो फिर फॉलो ही नहीं होता. वो लोकल मिस्त्री अपना दिमाग लगा करके फिर उसको अपने हिसाब से बना लेता है. तो अल्टीमेटली वो दैट डिजाइन गोस फॉर अ टॉस. एंड इसी प्रॉब्लम की वजह से हम लोगों ने जो अपना कंस्ट्रक्शन शुरू किया था, क्लाइंट्स की मदद से ही वही लोग हमारे को अप्रोच किए जब उनके बिल्डिंग्स वगैरह खराब हो गए इस तरीके से. तो फिर हम लोगों ने ABS कंस्ट्रक्शन का कंस्ट्रक्शन ब्रांड शुरू किया, जहाँ पे हम लोग इन चीजों का ख्याल रखते हैं. कोई भी क्लाइंट को डिजाइन करने के बाद चेंजेस अगर जरूरत हो तो हम ही लोग डिजाइन के चेंजेस वो करके देते हैं. करके देने के बाद फिर हम लोग
कंस्ट्रक्शन उस हिसाब से करते हैं। तो अल्टीमेटली होता क्या है कि जो डिजाइन हम लोगों ने किया था वही प्रोडक्ट क्लाइंट को मिलता है। एंड इसमें क्या है, कई सारी चीजें हम फोकस करते हैं, छोटी छोटी चीजें जो कि आप बाहर में देखोगे। जब भी आप बाहर में जाएंगे किसी भी बड़े शहर में, वहां पे देखोगे कि बड़े बड़े ग्लास डोर्स एंड विंडोज रहते हैं। तो वो क्या होता है, नेचुरल लाइट जो है वो आपके रूम पे आता है, फिर नेचुरल वेंटिलेशन जो है दैट इज टेकन केयर ऑफ बाय द डोर्स एंड विंडोज। एंड उसमें क्या है, ग्रिल्स वगैरह वो सब देते नहीं, तो दैट गिव्स द ब्यूटी ऑफ द बिल्डिंग। एंड ग्रिल्स का जो कॉन्सेप्ट है, इट्स बेसिकली ये ब्रिटिश कॉन्सेप्ट। हम लोग सब कुछ वेस्ट से इंस्पायर्ड रहते हैं। तो पहले क्या होता था, कच्चा ग्लास यूज होता था डोर्स एंड विंडोज में, जिसको चोर आसानी से तोड़ सकता है, और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए अंदर में ग्रिल दिया जाता था। अभी के टाइम पे क्या हुआ है, टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो गया है जिसमें आपको प्रीमियम डोर्स एंड विंडोज में टफ एंड ग्लास मिलता है। चोर के लिए उसको तोड़ना ज्यादा मेहनत का काम है, rather than उस ग्रिल को काटना। ग्रिल को तो आसानी से कोई भी काट सकता है, कोई भी अमेज़न में 10 प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे आपको ग्रिल्स को काटने के लिए, उसको काट करके चोर चोरी कर सकता है। वो ग्रिल यूजलेस है। आप प्रीमियम डोर्स एंड विंडोज लगाइए, बड़े बड़े हाइट्स रखिए डोर्स एंड विंडोज का, ऑटोमेटिकली आपका जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी वो भी टेकन केयर ऑफ हो जाएगा। नेचुरल वेंटिलेशन, फिर नेचुरल लाइटिंग वो भी टेक केयर हो जाएगा। बट हमारे यहाँ पे क्या है, आप जब आओगे देखोगे कि छोटे छोटे डोर्स एंड विंडोज रहते हैं, 7 फीट हाइट में वो लोग लिंटल के डोर्स की एंड विंडोज की हाइट पर रखते हैं, एंड फिर विंडो के नीचे अलग से 3 फीट तक सील हाइट लगाते हैं। तो क्या होता है, छोटे छोटे डोर्स एंड विंडोज हो गए और फिर उसमें आपने ग्रिल पे लगा दिया, कितना खराब लगता है वो दिखने में। ब्यूटी तो गया, साथ में आपका नेचुरल लाइट एंड वेंटिलेशन है वो भी किल हो गया। कई बार हम लोग बड़े बड़े विंडोज देते थे पहले डिजाइन में, बट क्लाइंट फिर उसी को छोटे कर देते थे। So we suggest कि you make the windows big first and you will have at the end of the day safety and security का आपका जो कंसर्न है वो भी taken care of हो जाएगा। साथ में डिजाइन भी अच्छा रहेगा, हर दिखने में सुंदर लगेगा। तो इसी के साथ मैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे आती हूँ कि इन दिस रिगार्ड 10 years down the line, where do you see बराक वैली? So देखिए, गुवाहाटी सिटी के बाद सबसे डेवलपिंग या फिर डेवलपिंग स्टेज में जो सिटी है दैट इज आवर सिलचर। सो सिलचर इज ऑन टू डेवलप, मतलब डेवलप होना ही है। सो जैसे जैसे सिलचर का डेवलपमेंट आगे बढ़ता जाएगा, आई बिलीव आवर अपकमिंग जनरेशन जो जेन ज़ी है, they will be aware of these factors and they will take care of the infrastructure phase, and they will also trust architects like us to take care of their houses, and together we will come up with very nice infrastructure. And 10 years down the line, 15 years down the line, future will be having a very good infrastructure where you will have good nice roads, drains, at the same time you will have beautiful buildings around also. So अभी भी आप देख सकते हैं कई सारे बिल्डिंग्स हम लोग इन पे काम कर रहे हैं, they are part of that revolution and we are part of that upcoming revolution, so looking forward to that. इसी के साथ आज का सेशन खत्म होता है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस, एंड आपने इतना सारा नॉलेज दिया है एबीस आर्किटेक्ट्स के बारे में, या फिर क्यों लोगों को जाना है और जो की पॉइंट्स है वो सब हमें बताने के लिए। एंड इफ यू वांट टू रीच एबीस आर्किटेक्ट्स, then you can click the link even in the description box, and also आप लोग Instagram हैंडल पे जाके एबीस आर्किटेक्ट्स के पेज को फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, कीप फॉलोइंग एक्सप्लोर वैली।